Hello, dear students. Good afternoon. I hope you all are doing fine and I welcome you all to Socio Easy classes. तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में क्या बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्लास में, कि आज से हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थिंकर्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आई वांट टू से कि थिंकर्स के टॉपिक को किसी भी शॉर्टकट से पढ़ने की कोशिश मत करना। इस टॉपिक को पढ़ने में किसी भी तरीके की आपको लापरवाही नहीं करनी है। थिंकर्स की जो पर्सपेक्टिव है वो आपके थ्रू आउट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, ओके, इसमें जो आपके मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स हैं या जो बल्क ऑफ द कंटेंट है, इसमें क्या है कि आपके थिंकर्स के जो आइडियाज़ होंगे वो बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिफ्लेक्ट होंगे, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो आपको बिल्कुल भी थिंकर्स का सेक्शन अवॉइड नहीं करना, उसको शॉर्टकट में तो पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। यू हैव टू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कोर पर्सपेक्टिव और द कोर वैल्यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी थिंकर ऑफ योर पेपर 1 एंड पेपर 2। रीज़न मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि इनके आइडियाज़ जो हैं बार बार रिपीट होंगे और अगर आपने उनको नहीं समझा तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के बाकी जो चैप्टर्स है अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन ऑफ थिंकर्स, उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हेन यू डू आंसर राइटिंग फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जब आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आंसर राइटिंग करते हो तो यूपीएससी की क्या डिमांड है कि उसे आंसर कैसा चाहिए? सोशियोलॉजिकल आंसर चाहिए, जो आपके जीएस के जनरल आंसर से एकदम डिफरेंट होता है। तो आपने कभी सोचा है कि सोशियोलॉजिकल आंसर जो है वो बनता कैसे है, या सोशियोलॉजिकल आंसर का मतलब क्या होता है? आपका आंसर सोशियोलॉजिकल तब बनता है जब आप अपने आंसर्स में थिंकर्स को यूज़ करते हो, उनके कीवर्ड्स या उनकी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, उनके आइडियाज़ को यूज़ करते हो, उनके कॉन्सेप्ट्स को एज अ पासिंग रेफरेंस यूज़ करते हो, देन योर आंसर ऑटोमेटिकली बिकम सोशियोलॉजिकली एनरिच्ड। ठीक है, तो जब आपका आंसर सोशियोलॉजिकली एनरिच्ड हो जाता है तो ये खुद ही सोशियोलॉजिकल आंसर बन जाता है। ओके, सो सपोज़ कि एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में सिर्फ जनरल आंसर लिख के आ रहा है, तो उसके मार्क्स इतने नहीं आएंगे कि वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आ पाए। लेकिन एक बच्चा जो शुरू से ही आंसर राइटिंग कर रहा है, सोशियोलॉजिकल वे में अपना आंसर लिख रहा है, तो उसके क्वालिफ़ाई करने के लिए मार्क्स या फिर उसके क्वालिफ़ाई करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। बिकॉज यू ऑल नो दैट इन यूपीएससी ऑप्शनल इज़ अ गेम चेंजर। ओके, सो अगर आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से लिखते हो, अपने थिंकर्स को एक तरीके से यूज़ करते हो आंसर में, उनके पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हो, उनकी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, तो आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट हु इज़ राइटिंग अ जनरल आंसर इन अ ऑप्शनल पेपर। फाइन, सो आई होप मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता दी है। तो अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर 1 है उसमें यूनिट नंबर 4 जो है आपका, दिस यूनिट नंबर 4 एक्सप्लिसिटली डील्स विद द टॉपिक ऑफ थिंकर्स स्टार्टिंग विद द कार्ल मार्क्स। ठीक है, पर आज की क्लास में मैं आपको डायरेक्ट यूनिट नंबर 4 नहीं करवाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उससे पहले क्या करें, ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ को ब्रीफली समझ लो, क्योंकि ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ जो है आपको एक तरीके से यूनिट 4 में थिंकर्स को, या पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपके जितने भी थिंकर्स हैं उनको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे, एक बैकग्राउंड की तरह काम करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिविज्म, or the theory is called positivism or the perspective is called positive perspective। होता क्या है इसका मतलब, पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है?
पॉजिटिविज़्म का मतलब होता है कि जब आप अपनी सोसाइटी को साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हो, then this perspective is called positivist perspective or the theory is called the theory of positivism. ओके, सिंपल एक सेंटेंस याद कर लो, क्या होता है जब आप अपनी सोसाइटी को साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हो, देन दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिविज़्म. ठीक है, इसके थिंकर्स कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डर्कीम एंड हर्बर्ट स्पेंसर्स. दीज आर द मेन थिंकर्स बिलोंगिंग टू द स्कूल ऑफ पॉजिटिविज़्म. ओके, अब देखो साइंस को कैसे यूज़ करेंगे सोसाइटी में. साइंस को यूज़ करने का क्या मतलब होता है सोसाइटी में? साइंस का मतलब होता है कि आपका जो रिसर्च है, आपकी जो थ्योरी है, वो प्रूफ के ऊपर बेस्ड है, डेटा के ऊपर बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है. बहुत सारे रिसर्च के बाद आपने एक थ्योरी निकाली है. ठीक है, ये क्या होता है? साइंटिफिक मेथड. ओके, जैसे आपको पता है कि मेंडल ने साइंटिफिक मेथड से एक थ्योरी दी थी. क्या दिया था उन्होंने? कि उन्होंने टॉल और स्मॉल पी प्लांट्स पे रिसर्च किए थे. वो क्या हो गया? उनका डेटा हो गया टॉल एंड स्मॉल पी प्लांट्स. उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया, उनको क्रॉस ब्रीडिंग कराया और उसमें जो रिज़ल्ट आया उन्होंने उसकी डीप स्टडी की और उन्होंने फिर जनरलाइजेशन किया या कंक्लूजन निकाला. जनरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? थ्योरी फॉर्मेशन करना, है ना. उन्होंने कौन सी थ्योरी फॉर्मेशन की? डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स की. उन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं. फाइन. इसी तरीके से हम देखेंगे कि हम साइंटिफिक मेथड को कैसे सोसाइटी को पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? डेटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे उस डेटा को और जनरलाइज करोगे, थ्योरी फॉर्मेशन करोगे. अपने एनालिसिस या अपने रिसर्च वर्क के ऊपर आप एक थ्योरी फाइनली अप्रूव करोगे. ठीक है, तो ये डेटा क्या है हमारा? अगर मैं कहती हूँ कि हर 1 घंटे में इंडिया में वुमेन के खिलाफ 50 या 51 क्राइम्स होते हैं. ठीक है, ये क्या हो गया? आपका डेटा हो गया जो NCRB का डेटा है. अब इस डेटा को एनालाइज करेंगे, डीप रिसर्च करेंगे कि अच्छा वुमेन की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब है कंट्री में. ठीक है, इतनी ज़्यादा क्यों वीक है वुमेन की पोजीशन. तो जब हमने एनालाइज किया तो हमने क्या पाया कि समाज में क्या है? इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटी, असमानता बहुत ज़्यादा है. वुमेन की सोशल इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? वीक है. वुमेन को डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं है आपके सोशल इकोनॉमिक पोजीशंस पे. ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी कि अच्छा समाज में वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव भी बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग विद द फैमिली. ठीक है ना, कि फैमिली से ही ये भेदभाव स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे मेल सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना, जो फीमेल होती है उसको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता आज भी मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में. तो ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. तो जब आप इतना इनइक्वालिटी रखोगे, डिस्क्रिमिनेशन रखोगे, तो ऑब्वियसली जो वुमेन की सोशल पोजीशन है वो वीक ऑटोमेटिकली हो जाएगी. अब हमने देखा कि वुमेन की जो पोजीशन है वो वीक जो है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? तो उन्होंने एक थ्योरी दी. ठीक है, पॉजिटिविस्ट लोगों ने एक थ्योरी दी. उन्होंने क्या बोला कि वुमेन की सिचुएशन जो है वो वीक इसीलिए है क्योंकि उसके पीछे पेट्रीआर्की है या पेट्रीआर्कल फैक्टर्स हैं. ठीक है, पेट्रियार्कियल फैक्टर्स हैं. पेट्रियार्की का क्या मतलब होता है? व्हेन योर सोशल इंस्टीट्यूशंस आर कंट्रोल्ड बाय मेन, when they are fully controlled by men, that phenomena is called the phenomena of patriarchy. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. मान लो आपके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, समाज की जो संस्थाएं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है. मेनली दे आर कंट्रोल्ड बाय मैन और दे आर कंट्रोल्ड बाय पेट्रियार्क. ठीक है, देखो
पॉलिटिक्स में क्या है, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, वुमेन लीडर्स, वुमेन नेता इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर हैं तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। इसीलिए समाज में अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगी तो वुमेन की जो एस्पिरेशंस या डिमांड है वो कभी पूरी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है। इकोनॉमी में अगर आप देखो तो कितना बड़ा इशू है कि वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर स्टिल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मैन। ओके। दूसरा अगर आप देखोगे इकोनॉमी में एग्जाम्पल, जेंडर पे गैप का जो इशू है, इक्वल वर्क के लिए जो अमाउंट मिलना चाहिए वो इक्वल मिलना चाहिए, इक्वल एंड सेम वर्क के लिए, लेकिन मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द वुमेन काउंटर पार्ट। ओके। दूसरा क्या है कि वुमेन की एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। तो ये क्या हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। एजुकेशनल फैक्टर्स में अगर आप देखोगे, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट जो है वो आपकी फीमेल स्टूडेंट का ही होता है ना। उसके बाद अगर आप सोशल इंस्टीट्यूशन में देखोगे, स्टार्टिंग विद द फैमिली में वुमेन ईदर शी इज़ डॉटर और वाइफ। ओके। इनकी जो सोशल पोजीशंस है फैमिली में वो भी कहीं ना कहीं वीक है, सबमिसिव है, डिपेंडेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में देखोगे, सबरीमाला का केस आप सबको पता होगा। ठीक है। तो ये क्या है, क्यों, क्योंकि दीज इंस्टीट्यूशंस आर कंट्रोल्ड बाय मेन और पेट्रियार्क, और जब ये मेन द्वारा कंट्रोल्ड होंगे तो वुमेन जो है समाज की संस्थाओं को पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, इसीलिए इनकी सोशल पोजीशन जो है खुद इतनी वीक हो जाती है। ठीक है। तो हमने क्या किया, साइंटिफिक मेथड से पढ़ लिया ना सोसाइटी को, डेटा देखा कि वुमेन के साथ इतनी प्रॉब्लम है, एनालाइज किया और फिर जनरलाइज किया, थ्योरी दे दी पेट्रियार्की की। ठीक है। अब देखो, जैसे कि साइंस में ना मैटर यूज होता है वर्ड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए आपका जो एटम वगैरह होते हैं, है ना, तो हमने साइंस में क्या यूज़ होता है, मैटर। ओके। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविस्ट है वो मैटर ना यूज़ करके कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट यूज़ करेंगे। तो आपके जो पॉजिटिविस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि आपकी जो सोशल रियलिटी है, समाज की जो वास्तविकता है वो फैक्ट की तरह है। ओके। इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट का क्या मतलब होता है साइंस में, मैटर, है ना, क्योंकि पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो जैसे साइंस को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। अब मान लो ये हमारा फैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसका कॉज होता है और इफ़ेक्ट रिलेशन होता है ना, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन होता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो साइंस में आपका लिक्विड, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। ओके। जब आप इस लिक्विड को, वाटर को क्या करते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन होता है। ओके। तो ये क्या है, कॉज, आपने कॉज क्या किया, वजह क्या है इवेपोरेशन की, हीटिंग। ओके। और जब आपने पानी को हीट किया तो इफ़ेक्ट क्या हुआ, इवेपोरेशन। ओके। तो इसी तरीके से समाज की वास्तविकता का भी कुछ कॉज है और कुछ इफ़ेक्ट है, जैसे मैटर का कॉज और इफ़ेक्टिव रिलेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल रियलिटी जो है हमारी समाज की जो वास्तविकता है, जैसे मान लो मैरिज है या रिलीजन है, इनको भी हमने सोशल फैक्ट का है। क्यों का है, क्योंकि इनका एक कॉज है, एक इफ़ेक्ट है। मैरिज का क्या कॉज है, मैरिज हैज़ अ फंक्शनल नीड ऑफ सोसाइटी। मैरिज जो है सोसाइटी के लिए काफ़ी फंक्शनल या फिर एक यूज़फुल इंस्टीट्यूशन है, समाज की एक बहुत ही ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इस मैरिज की वजह से जनरेशन्स जो हैं आपके कंटिन्यू रहते हैं, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है ना। तो इफ़ेक्ट हो गया ये, कॉज हो गया ये, और मैरिज क्या है, सोशल रियलिटी है। तो आपको समझ आया कि सोशल रियलिटी एज फैक्ट का मतलब क्या है। आप देखो यहाँ पे रिलीजन इज़ ऑल्सो अ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट कैसे है, क्योंकि इसका भी एक कॉज होगा और एक इफ़ेक्ट होगा। अब हमारे रिलीजन का क्या कॉज है, इट हैज़ अ कलेक्टिव ट्रांसेंडेंटल व्यूज़। ठीक है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है स्पिरिचुअल। ठीक है।
कि समाज में एक ग्रुप है जिसकी कलेक्टिव या कॉमन स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल व्यूज़ हैं। अब इस कॉमन ग्रुप ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसको क्या बोला गया, रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है इस पूरे कलेक्टिव या कॉमन ग्रुप की स्पिरिचुअल व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुइज़्म, ये क्या है, ये कलेक्टिव स्पिरिचुअल व्यूज़ ही तो है। हमारे हिंदू ग्रुप जो है, हमारा जितने भी हिंदू लोग हैं, ये हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है हिंदुइज़्म, ये क्या कर रहा है, ये हमारे स्पिरिचुअल व्यूज़, हमारे जो भगवान को लेके व्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट ही तो कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, कॉज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इफ़ेक्ट की बात करूँ तो रिलीजन का क्या इफ़ेक्ट है, इट लीड्स टू द सॉलिडारिटी और यूनिटी अमंग द मेंबर्स। ओके, जैसे कि आपके सिखिज़म है, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, तो इस ग्रुप के जितने जितने मेंबर्स हैं इस रिलीजियस ग्रुप के, सब में सॉलिडारिटी है ना, सब में यूनिटी है ना। क्यों, क्योंकि दे हैव कलेक्टिव कॉमन ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल व्यूज़, दे हैव कॉमन स्पिरिचुअल व्यूज़ और कलेक्टिव ट्रांसेंडेंटल व्यूज़। समझ गए आप, रिलीजन को भी सोशल फैक्ट क्यों कहेंगे, बिकॉज इट हैज़ अ कॉज एंड इट इज़ अ इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। फाइन। अब हम ये बात करेंगे कि आपके पॉजिटिविस्ट ने सोशल रियलिटी को सोशल फैक्ट ही क्यों कहा, मैटर से कंपेयर क्यों किया, कि समाज की वास्तविकता जो है सोशल फैक्ट क्यों है। क्योंकि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटी हो गई, फैमिली हो गई, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, दे वर देयर इवन बिफोर यू वर born, they are there and they will remain even after your death, है ना। तो ये इंस्टीट्यूशंस आपके पैदा होने से पहले भी थी। देखो, मैरिज का इंस्टीट्यूशंस आपके पैदा होने से पहले था, आज भी है, और जब हम मर जाएंगे तब भी तो ये इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। एक तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस हम पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि साइंस में मैटर और एटम्स जो है वो बाहर के फिनोमेना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैटर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसी तरीके से समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फैमिली, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। दिस मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट इन एग्जिस्टेंस। ये किसी भी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर आप नहीं रहोगे तो क्या ये रिलीजन, पॉलिटी, फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू फॉर देयर एग्जिस्टेंस, बट यू आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर योर एग्जिस्टेंस। ठीक है, आप जो है इन इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। दे आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं आपके, एक्सटर्नल है। दे आर जनरल मीन्स दे आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। इसको समाज ने एक्सेप्ट किया हुआ है बहुत ही हाई लेवल पे। मान लो मैरिज के लिए आपके शायद कोई नेगेटिव इमोशंस होंगे, रिलीजियस व्यूज़ जो हैं आपके वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, सोसाइटी की मान्यताओं में आप बिलीव नहीं करते होंगे, फैमिली की वैल्यूज़ जो है आपके लिए शायद आपकी वैल्यूज़ जो है वो वैसी नहीं होगी जो हमारी इंडियन फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन इट डज़ंट मैटर। ठीक है, क्योंकि आज भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, इसको समाज ने वाइडली एक्सेप्ट किया हुआ है और आपको समाज के उसी नॉर्म, उसी एक्सेप्टेंस के
हिसाब से चलना पड़ता है ना। कई बार हमें हमारी इच्छाओं को मारना होता है। कास्ट मैरिजेस नहीं, इंटरकास्ट मैरिजेस को इतना सोसाइटी अप्रूव नहीं करता है ना, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो दे आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिविज़्म को रिकॉल कर लेते हैं छोटे छोटे कीवर्ड से। जैसे कि पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि समाज को कैसे पढ़ना है, साइंटिफिक मेथड से पढ़ना है, बाय द यूज़ ऑफ डेटा एंड एनालिसिस, एंड देन दे विल फॉर्म द थ्योरी। उसके बाद क्या करेंगे, ये कहेंगे कि समाज की जो रियलिटी है दे आर फैक्ट्स, दिस मीन्स दे हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। मैंने इवेपोरेशन वाले एग्जाम्पल से बता दिया आपको। उसके बाद मैरिज किस तरीके से सोशल फैक्ट है, रिलीजन कैसे आपको पता चल गया कि इनका एक कॉज और इफेक्ट रिलेशन होगा। उसके बाद सोशल रियलिटी को सोशल फैक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, दे वर देयर, इज देयर एंड विल रिमेन ऑलवेज देयर इवन आफ्टर यू आर गॉन। एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है आप पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर एक्सटर्नल, दे आर जनरल। आपके क्या सोच है क्या नहीं है, इंडिविजुअल थॉट्स डजेंट मैटर मोर टू द सोसाइटी। वट एग्जैक्टली मैटर्स इज दैट दे आर जनरली और वाइडली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे आपके कोई भी सोच हो, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस को आज भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन एग्जिस्टेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इस पॉजिटिविस्ट मेथड का क्या फ़ायदा है सोशोलॉजी में। एक तो ये अनसर्टेनिटी को या किसी भी तरीके के डाउट को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविस्ट मेथड जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो जब आप अपनी सोशल रियलिटी को साइंस के तरह पढ़ रहे हो, फैक्ट पे, फिगर्स पे, डेटा पे, एम्पिरिकल डेटा पे, तो किसी तरीके का डाउट नहीं रहता। सारी की सारी सोशल रियलिटी जो है वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। दूसरा, आपकी जो सब्जेक्टिविटी होती है वो ऑब्जेक्टिविटी में चेंज हो जाती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वो फीलिंग्स जो आपकी पर्सनल होती है ना, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आई है, जिसका कोई साइंटिफिक एक तरीके से फैक्ट नहीं है, फैक्ट बेस्ड फीलिंग्स नहीं है वो आपके शायद आपकी जो फीलिंग है, जैसे कास्ट के लिए आपकी कोई फीलिंग है या समाज की किसी भी सिचुएशन के लिए आपके जो ओपिनियंस है, तो क्या है, पर्सनल है। ओके, दे आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये क्या होता है, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि गरीबी जो है वो गॉड विल की वजह से, भगवान की मर्ज़ी की वजह से है, या इन लोगों ने शायद पिछले जन्म में कुछ बुरा काम किया होगा इसीलिए इनको भगवान ने गरीब बनाया है ना। तो ये क्या है, ये हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग है, ये किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, किसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। इट इज़ अ पर्सनल फीलिंग, ये हमारे पर्सनल ओपिनियंस है। लेकिन जब आप सोशल रियलिटीज़ को साइंटिफिक वे में पढ़ते हो तो आपकी सब्जेक्टिव या पर्सनल फीलिंग जो है ऑब्जेक्टिव फीलिंग में बदल जाती है। आपकी जो ओपिनियंस होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लॉजिक एंड डेटा, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। तो अब हम कहेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे कि नहीं, पॉवर्टी का रीज़न भगवान की मर्ज़ी नहीं है बल्कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है सोसाइटी में। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से लोगों के पास क्या नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, ठीक है, वेल्थ नहीं है। इसकी वजह से दे आर बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली, बैकवर्ड रह जाते हैं और इसी की वजह से उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो है ना, आपका सब्जेक्टिविटी टू ऑब्जेक्टिविटी आ गया। उसके बाद जब आप साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हो सोशल रियलिटी को तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, वो रियलिटीज़ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पे बेस्ड होती है, वो रियलिटीज़ है ना, रैशनल होती है वो। ओके, जैसे कि पॉजिटिविस्ट ने क्या कहा कि रिलीजन का जो एसेंस है या रिलीजन का जो मेन बिलीफ है कि रिलीजन आया कैसे, वो कैसे आया कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया, सैक्रेड एंड प्रोफेन। ठीक है, सैक्रेड का मतलब होता है जिसकी आप पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, ठीक है ना।
वर्शिप करते हो, जैसे कि आपके भगवान हो गए, मूर्ति हो गई, आपके पत्थर हो गए, पेड़ हो गए, नेचर हो गए, सन हो गया, है ना, तो आप इन सब की पूजा करते हो। तो दिस मीन्स दे आर सेक्रेड। और आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, टेम्पल्स हैं, ओके। उसके बाद एक वर्ड होता है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है आपकी एवरीडे लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसकी आप पूजा नहीं करते हो, जैसे आपकी बुक्स हो गई, आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई भी चीज़ हो गई जिसकी आप पूजा नहीं करते, ठीक है, दे आर नॉट worshipped by you, so this means they are profane, they are called profane or the things of everyday life। तो पॉजिटिविस्ट ने क्या रिसर्च करके ये पाया कि रिलीजन का बेस क्या है, दुनिया को सेक्रेड और प्रोफेन में बांट दिया गया है, पवित्र और अपवित्र चीज़ों में। और पवित्र चीज़ों की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं या वर्शिप करते हैं, ठीक है। So students, we will see the contribution of positivist method in sociology। सबसे पहले ये मेथड सोशोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन या एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है, क्योंकि जितनी भी सोशल रियलिटी है वो अब हमारी डेटा और फिगर्स के ऊपर बेस्ड होगी। और ये लोग क्या करते हैं, इम्पिरिकल रिसर्च मेथड का आविष्कार करते हैं, ठीक है, सोशोलॉजी सोसाइटी को पढ़ने के लिए। आप आगे पढ़ोगे कि थिंकर्स कैसे गांव-गांव जाके डिफरेंट ट्राइब से मिलते थे, डिफरेंट लोगों से मिलते थे, डेटा उठाते थे, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते थे और फिर अपनी थ्योरी फॉर्म करते थे। तो इसे क्या कहते हैं, इम्पिरिकल रिसर्च, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि सोशल रियलिटी कैसी है, फैक्ट की तरह है। फैक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, उसका एक कॉज है, उसका एक इफ़ेक्ट है, वो जो है इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, ओके। जैसे मैटर होता है जिसका कॉज होता है, इफ़ेक्ट होता है, आपका इवेपोरेशन वाला एग्जाम्पल रिकॉल करो, और वो इंडिपेंडेंट भी होता है, बाहर के फैक्टर्स पे दे आर नॉट डिपेंडेंट, ओके। अब हम क्या देखेंगे कि इस मेथड के क्या क्या क्रिटिसिज्म है या क्या क्या नेगेटिव ओपिनियंस है। पहला, दे हैव क्वांटिफाइड ओवर क्वालिटी। इन लोगों ने क्या किया, पॉजिटिविस्ट मेथड ने, क्योंकि ये कहते हैं कि हम हर चीज़ को साइंटिफिक मेथड, प्रूफ और बेस के ऊपर ही पढ़ेंगे, मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे। अब डेटा कलेक्ट करेंगे तो सिर्फ नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, एविडेंसेस ही कलेक्ट करते रह जाएंगे। लेकिन आप ये समझो कि साइंस जो है वो आपका भले डेटा पे चलता हो, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी जो है वो एक डेटा या किसी क्वांटिटी के ऊपर नहीं चल सकती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैटर, है ना। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरह नहीं है कि जिसके एक डिफाइंड फीचर्स हो, नहीं। ह्यूमन सोसाइटी को समझना बहुत मुश्किल है, और आज भी उस पर ना जाने कितने रिसर्च चल रहे हैं, ठीक है ना। सो आप जो है सिर्फ क्वांटिटी के बेस्ड पे नहीं पढ़ सकते ह्यूमन की सोसाइटी को, तो इन्होंने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। आप ह्यूमन बिहेवियर को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है पॉजिटिविस्ट मेथड में, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इस मेथड में ऑब्जेक्टिविटी, ये कहते तो है कि हम मेथड को हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, मतलब फैक्ट और एविडेंसेस पे बेस्ड है, लेकिन नहीं। देखो साइंस में क्या होता है, साइंस तो न्यूट्रल होता है ना। साइंस में आपके पर्सनल मैटर्स जो हैं वो काम नहीं करते। आपने जो डेटा निकाला है वो डेटा जो भी आपको रिजल्ट देगा आप उसी पे बिलीव करोगे। तो साइंस इज़ न्यूट्रल एंड इट इज़ नॉट बायस्ड, वहाँ पे आपके पर्सनल ओपिनियंस नहीं आते। लेकिन आप सोचो, जब एक सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को पढ़ने के लिए निकलता है, ठीक है, तो वो जो सोशियोलॉजिस्ट है, वो जो इंसान है, वो भी तो समाज का हिस्सा है ना, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना। और क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है तो वो भी समाज में किसी न किसी नॉर्म से, किसी न किसी वैल्यूज़ में उसकी सोशलाइजेशन हुई है। उसके खुद के कुछ विचार हैं, खुद के कुछ पर्सनल ओपिनियन है, और वो पर्सनल ओपिनियन कैसे आए हैं, सोशलाइजेशन से, कि सोसाइटी में उसकी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, उसने क्या देखा है समाज में, क्या ऑब्जर्व किया है। तो जब भी वो रिसर्च करेगा ना, तो उसके जो पर्सनल फीलिंग या जो उसकी आइडियोलॉजीज़ है, ठीक है,
वो ज़रूर उसके रिसर्च में रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे, वो साइंस की तरह न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ गए? तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो 100% नहीं आती जैसे साइंस में आती है। फाइन। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पॉजिटिविस्ट मेथड में? तीसरी प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटेशन की प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पर क्या आप ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जैसे हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो एक्सपेरिमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिविस्ट मेथड जो है आप पूरी सोसाइटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फैक्टर्स, कुछ फिनोमेना को पढ़ सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली ह्यूमन सोसाइटी को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे या साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे आप नहीं पढ़ सकते। तो आई होप आपको पॉजिटिविज़्म अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम हमारी नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट थ्योरी क्या है? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का क्या मतलब होता है? देखो, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सीधा कहता है कि समाज में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो, फैमिली हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो समाज के लिए फंक्शनल है। क्या कहते हैं ये? कि सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, दे आर फंक्शनल और यूज़फुल फॉर द सोसाइटी। इनका जो है बहुत ज़्यादा समाज में एक फंक्शनल रोल है, यूज़फुल रोल है। इनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है इन इंस्टीट्यूशंस में, और इनकी वजह से, इनके फंक्शनल होने की वजह से समाज में क्या है? ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, सुख और शांति बनी हुई है। इनके हिसाब से जिस समाज की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑल हैव अ फंक्शनल रोल, दे ऑल हैव अ यूज़फुल रोल। ठीक है, जिसकी वजह से समाज में क्या है? ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने क्या मेथड यूज़ किया है अपने थ्योरी को फॉर्म करने के लिए। ओके, तो देखो, फंक्शनलिस्ट जो है, इन्होंने अपना आइडिया बायोलॉजी से लिया है। इनका कहना है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, जुड़े हुए हैं, और ये इंटर रिलेटेड है, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और हमारी लिविंग सिस्टम या लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या होगा जब एक ऑर्गन फेल हो जाता है? मान लो हार्ट फेल हो गया, तब तो सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं या बाकी ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली तो डेथ हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ जाता है ना? तो इसी तरीके से इनका कहना है कि सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वैसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। रिलीजन हो गया, पॉलिटी हो गया, फैमिली हो गई, इकोनॉमी हो गई। ठीक है, तो जिस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर्स भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से ये ऑर्गन्स हमारी लिविंग सिस्टम को, हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हमारी समाज में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। और अगर एक भी ऑर्गन फेल हो जाता है तो हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ता है या हमारी पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर मान लो हमारा कोई भी सोशल स्ट्रक्चर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो समाज में क्या आ जाता है? एनोमी, या फिर क्या? प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से इसको? जैसे कि मान लो आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, लेकिन आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में कौन सी प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन तक ही रह जाएगी, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम का राइज होगा। लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करते हैं, लूटपाट करेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं? क्राइम का जो राइज है वो सोसाइटी में होगा। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में तो प्रॉब्लम आई ही आई, लेकिन अब दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी प्रॉब्लम आएगी।
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी प्रॉब्लम आएगी, हर जगह दिक्कतें आती है ना। आप खुद एग्जाम्पल सोच के देखो ओके कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन में जब प्रॉब्लम्स आती है तो समाज के दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अब आपके फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि समाज में ना ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, सुख एंड शांति बनाए रखने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होगी तो समाज में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी नहीं आएगा। तो ये प्री रेक्विजिट्स क्या है आपके AGIP, ठीक है, AGIP, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड पैटर्न मेंटेनेंस। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ। तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि अगर ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं अगर ये अच्छे से काम कर रहे हैं तो समाज में क्या है, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, सुख और शांति जो है बनी रहेगी। समाज के सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहे अच्छे से तो समाज में क्या होगा, एनोमी या एनोमिक बिहेवियर्स, मतलब क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स होंगी समाज में। फाइन। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के की थिंकर्स कौन है, अगेन इमाइल दरखीम, टालकेट पार्सन्स एंड RK मर्टन, ठीक है। जब आप इन्हें यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी जो आइडियाज़ हैं ये क्या है, ओके। तो ये हमारा प्री रिक्विजिट है, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड पैटर्न मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। तो इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब आप देखो, आपको सोसाइटी में अडेप्ट करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेज जनरली हमें वेल्थ या पैसे के फॉर्म में चाहिए। आज की सोसाइटी में हमें रिसोर्सेज कौन देगा, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम। कैसे, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे के और हमें बाकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दे के, ताकि हमारे पास रिसोर्सेज आ सके, पैसे आ सके। अगर पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होगा तो एनोमी आएगी समाज में, प्रॉब्लम्स आएगी, माल न्यूट्रिशन होगा क्योंकि खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, जैसे हमारे गरीब लोग होते हैं, ठीक है, हंगर होगी, पॉवर्टी होगी, अल्टीमेटली डेथ होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रॉब्लम कहाँ थी, सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। लेकिन इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से समाज का जो सोशल लेवल था उस पर भी दिक्कत आई, जो ह्यूमन लाइफ था उसमें भी दिक्कत आई, है ना। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों, फंक्शनलिस्ट ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आती है हमारे घरों में पैसों की दिक्कत होने लगती है ना, होता है ना, बिल्कुल ये। तो ये क्या है, दे आर इंटर रिलेटेड। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, गोल अटेनमेंट। आपको पता है कि हर सोसाइटी का कोई गोल होता है ना, हर सोसाइटी के कोई एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ उम्मीद होती है, कुछ डिमांड्स होती है। वो कौन पूरा करता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। कैसे पूरा करता है, कुछ बजट बनाता है ना कि एक साल में हमें इतने इतने पैसे खर्च करने, इतने इतने टारगेट्स पे, ठीक है। रिसोर्स को मोबिलाइज करता है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करता है आपके जो लोअर बॉडीज़ हैं उनको, ठीक है, ताकि लोगों के एस्पिरेशंस जो हैं पूरे हो सके। और अगर वो हमारे लिए गोल अटेनमेंट के का जो पर्पस है, जैसे अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, या हमें जो है जो पुअर हैं उनको PDS या सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड नहीं करता है तो पीपल के जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, लोगों की जो उम्मीद है अपने सरकार से वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो देखा कैसे पॉलिटिकल सिस्टम पे अगर इफ़ेक्ट आया, अगर उसने गोल अटेनमेंट का काम नहीं किया तो आपके एस्पिरेशंस भी पूरे नहीं होंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप समाज का हिस्सा कैसे बनते हो। या तो आप समाज का हिस्सा बनते हो या आप समाज के अगेंस्ट चले जाते हो। जब आप समाज का हिस्सा बनते हो तो उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन का फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? आप समाज का हिस्सा कैसे बनते हो? बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे की गई है, आपकी परवरिश कैसे की गई है, आप समाज के फेवर में हो या समाज के अगेंस्ट काम करते हो। ठीक है, अगर आप समाज के फेवर में हो, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हो, अपनी सोसाइटी के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हो, तो आप समाज का हिस्सा बन जाते हो। और अगर आप नहीं करते हो तो आप डेविएट हो जाते हो। डेविएट का मतलब यू वेंट अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड दिस लीड्स टू क्राइम। क्राइम तो कोई सोसाइटी अप्रूव नहीं करती ना, कोई भी सोसाइटी नहीं कहती ना कि हमें क्राइम करना चाहिए। तो जब आप समाज का हिस्सा बन जाते हो तो आप सोसाइटी के फेवर में काम करते हो, ओके। और जब आप समाज का हिस्सा नहीं होते हो, उसके अगेंस्ट काम करते हो, तो इट डेफिनेटली लीड टू क्राइम और क्रिमिनल और डेविएंट एक्टिविटीज़। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पैटर्न मेंटेनेंस। पैटर्न मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी के कुछ वैल्यूज़ और नॉर्म्स है, मतलब कुछ विचार हैं, उसको हमेशा कंटिन्यू रखना है ना। अगर उसके विचार कंटिन्यू नहीं रहेंगे, समाज का जो एक विचार है अगर वो नहीं बना रहेगा, तो समाज तो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर सोसाइटी का एक फाउंडेशन होता है, एक बेसिक वैल्यूज़ होती है। इसको क्या कहते हैं? पैटर्न मेंटेनेंस। कि समाज की जो वैल्यूज़ है, सोशल नॉर्म्स हैं, वो क्या है? बने हुए हैं। अब ये सोशल नॉर्म्स या पैटर्न मेंटेनेंस कैसे कंटिन्यूड रहते हैं? ये किसका काम है? हमारी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस का। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि जब आप पैदा होते हो और जब आपकी सोशलाइजेशन हो रही होती है, अपब्रिंगिंग हो रही होती है, तो वो उसमें सबसे पहला पार्ट किसका होता है? आपकी फैमिली का होता है, उसके बाद आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का होता है। तो हम देखते हैं कि फैमिली जो है वो आपका पैटर्न मेंटेनेंस में कैसे हेल्प करती है। मान लो फैमिली से आपको क्या आता है? कास्ट वैल्यूज़ आते हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ पास होते हैं, है ना। और समाज की जो बहुत सारी वैल्यूज़ है कि हमारे समाज में हमें किस तरह से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से हमें बिहेव करना है किसी कास्ट के प्रति, कास्ट सोच हमारी है या नहीं है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कैसा सोचते हैं। जनरली ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है? हमारी फैमिली से ही तो आता है ना। लेकिन बाद में जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा जो स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो भी क्या वो आपको आपके सोसाइटी के अगेंस्ट पढ़ाता है? नहीं, वो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं पढ़ाता, बल्कि आपको समाज के नियम कानून से इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, आपको सोसाइटी के लिए एक अच्छा सिटीज़न बनवाता है। और यही क्या होता है? आपको कन्फर्मिटी करता है। ठीक है ना, कि आप समाज की वैल्यूज़ को कन्फर्म करते हो, उसके ऊपर रहते हो, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाते हो, उसी को फॉलो करते हो। देन यू कन्फर्म टू द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। दिस लीड्स टू द पैटर्न मेंटेनेंस और द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी कॉन्टीन्यूज़। ओके, उसके जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्टीन्यूड रहते हैं फॉर जनरेशन्स, है ना। क्योंकि वो हम किससे सीखते हैं? हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। उसके बाद फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में? ठीक है, पहला क्या है कि ये इंस्टीट्यूशंस, ये आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बताता है कि आपके सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल कोहेजन या फिर यूनिटी में रहते हैं, है ना। आपको पता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आई तो फैमिली इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम आई तो भी फैमिली इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम आएगी, है ना। मतलब एक भी इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आया तो हर जगह प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि दे आर इंटर रिलेटेड। तो इंटर रिलेटेड है तो यूनिटी को प्रमोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का मतलब जब आप सोसाइटी का पार्ट बनते हो, सोसाइटी का पार्ट बनते हो तो आपकी शेयर्ड वैल्यू हाईलाइट होती है। अगर हम 100 लोग हैं मान लो सोसाइटी में, और हम 100 के 100 लोगों की थिंकिंग एक जैसी है, तो वो क्या है, हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ है कि वो वैल्यूज़, वो थिंकिंग हम आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है। फिर फंक्शनलिस्ट बताते हैं रोल ऑफ ईच पार्ट इन सस्टेनिंग सोसाइटी एज अ होल, कि हर पार्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, फैमिली, इंस्टीट्यूशंस, हर इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है सोसाइटी के सस्टेनेंस में। क्योंकि फंक्शनलिस्ट का कहना है कि अगर एक भी पार्ट में दिक्कत आई तो दूसरे पार्ट्स भी जो है उन पे इम्पैक्ट होगा, उनका कोलैप्स हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है। तो हर पार्ट का रोल है सोसाइटी के सस्टेनेंस में, सोसाइटी के सस्टेनेंस में। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका भी क्रिटिसिज्म है, इसमें भी कुछ कमियां हैं आपके फंक्शनल पर्सपेक्टिव में। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव में क्या कमियां है? सबसे पहले सोशल ऑर्डर, समाज के सुख और शांति पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। समाज में जो कन्फ्लिक्ट है, डिसफंक्शंस है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये लार्जली इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं बताते कि समाज में इनइक्वालिटीज़ भी है, क्राइम भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी है। इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को अच्छा दिखा रखा है कि ये सब मिलके काम कर रहे हैं और समाज में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट को कि यही जो इंस्टीट्यूशंस है इनकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी है, वो इनको हाईलाइट नहीं करते। ठीक है। ऊपर से जो आपके ये फंक्शनलिस्ट है, इन्होंने समाज का बहुत ही स्टैटिक व्यू दिया है कि समाज एक तरीके से रुका हुआ है, कि सारे इंस्टीट्यूशंस एक बार बन गए और अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपके समाज में सोशल चेंज भी होता है, सोसाइटी के लेवल पे भी चेंज होता है, और आपके जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो समाज के लिए कैसा है, फंक्शनल है। ठीक है, फंक्शनल है। लेकिन ठीक है, ये क्या कहते हैं कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो समाज के लिए फंक्शनल है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस में अब चेंज आ रहे हैं और मैरिज का इंस्टीट्यूशन फंक्शनल के साथ साथ अब डिसफंक्शनल भी हो चुका है। डिसफंक्शनल का मतलब कि इनके कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि आज के समाज में मैरिज में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है ना। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो क्या ये फंक्शनल है, यूज़फुल है सोसाइटी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। फिर अभी क्या चल रहा है न्यूज़ में, आपका मैरिटल रेप का इशू चल रहा है ना। तो ये भी तो बहुत बड़ा इशू है आज के मैरिज में, है ना। तो ये भूल जाते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है उसके डिसफंक्शंस भी है और उनका इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है। फाइन। तो आई होप आपको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी अच्छे से क्लियर हो गया। एक लाइन में मैं आपको बता दूं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कि समाज में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। एंड अगर इसमें से एक में भी प्रॉब्लम आई तो इन सारों में प्रॉब्लम आएगी। एंड दे आर फंक्शनल फॉर सोसाइटी, दे आर यूज़फुल फॉर सोसाइटी, दे आर इंटर रिलेटेड, है ना, इंटर रिलेटेड है। और इंटर रिलेटेड होने की वजह से समाज में क्या होगा, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। तो चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मार्क्सिज्म और द थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्टिज्म। इसको समझते हैं कि ये थ्योरी क्या है। पहली बात, मार्क्सिज्म की स्थापना, मार्क्सिज्म जो सोच है वो किसके थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है,
कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, इन दोनों की सोच के ऊपर बेस्ड है। मार्क्सिज्म क्या कहता है कि जो सोसाइटी में जो क्लासेस हैं, सोशल क्लासेस हैं, ठीक है, हायर क्लास, लोअर क्लास हो गए, कैपिटलिस्ट क्लास हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, कोई भी क्लास है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनके जो एस्पिरेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि अपर क्लास है सोसाइटी में और लोअर क्लास है, तो अपर क्लास की एस्पिरेशंस कुछ और है कि मेरे कंट्रोल में रिसोर्सेज होने चाहिए, मेरी जो पावर है वो बनी रहनी चाहिए, और लोअर क्लास जो है वो चाहता है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मेरी भी सोशल इकोनॉमिक पोजीशंस अच्छी होनी चाहिए। तो इन दोनों के एस्पिरेशंस जो है अलग अलग है, जिसकी वजह से इनका जो इंटरेस्ट है या एस्पिरेशंस है उसमें क्या है, कन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ हैं। लड़ाइयाँ इसका मतलब ये नहीं कि फिज़िकली लड़ रहे हैं, नहीं, मतभेद है, उसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट, ओके। फिर मार्क्सिज्म ये भी बताता है कि आपका जो कैपिटलिज्म है वो आपकी सोसाइटी को किस तरीके से शेप करता है, ओके। तो इसको अच्छे से समझते हैं एक बार, इसको ध्यान से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कीवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है सोसाइटी में जनरली जो रिसोर्सेज हैं, जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, कि जिन चीज़ों की वजह से आप प्रोडक्शन कर पाते हो, आपका क्या हो गया, लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया, वेल्थ हो गया, मनी हो गया, मार्केट हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके से रिसोर्सेज की तरह है। इन रिसोर्सेज को एक सेक्शन ने, एक क्लास ने कंट्रोल कर रखा है, इनको कैप्चर कर रखा है। उन क्लास को मार्क्स ने अपने टर्म में क्या बोला है, हैव्स। क्या बोला है, हैव्स। हैव्स का मतलब हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। अब मार्क्स के हिसाब से ये हैव्स कौन है, फ्यूडलिज्म जो सोसाइटी थी, जो फ्यूडल सोसाइटी थी, उसमें रिसोर्सेज किसके पास थे, हमने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लर्जी और नोबल्स के पास थे। तो उस सोसाइटी में हैव्स कौन है, ये है। इसी तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिसोर्सेज किसके पास हैं, बूर्जुआ के पास है ना, बूर्जुआ के पास है, आपने पढ़ा था, या फिर कैपिटलिस्ट क्लास के पास है, एक ही चीज़ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे हैव्स कौन है, ये है। तो हैव्स का मतलब समझ आ गया, कौन होते हैं हैव्स, हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, मार्केट, वेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, ठीक है। तो एक सेक्शन ने, ये हैव्स ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, कौन कह रहा है, कार्ल मार्क्स, ओके। उसके बाद क्या है, ये कहते हैं कि अब जब हैव्स ने कंट्रोल कर रखा है और समाज का वो हिस्सा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि लोअर क्लास होते हैं, कार्ल मार्क्स ने उसको अपने टर्म्स में क्या बोला है, हैव नॉट। तो समाज के दो सेक्शन है, हैव एंड हैव नॉट। हैव के पास सारे रिसोर्सेज हैं, हैव नॉट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो समाज में क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ हो जाएगी, है ना, असमानता आ जाएगी। रीज़न बता दिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। और जब जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो इस सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का एक बेस है, हमारी सोसाइटी का एक नींव है, जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी जो है बनी हुई है। मार्क्स के हिसाब से, मार्क्सिज्म थ्योरी के हिसाब से, समाज का जो नींव है वो किसके ऊपर बना हुआ है, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, कि सब रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, कि जिन लोगों ने इस इकोनॉमी को पकड़ रखा है, कंट्रोल में रख रखा है, जिन लोगों ने रिसोर्सेज को कैप्चर कर रखा है, वही समाज के बाकी स्ट्रक्चर्स को भी
क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्स को भी कंट्रोल करते हैं और इन बाकी स्ट्रक्चर्स को क्या कहा गया है, सुपर स्ट्रक्चर। क्या कहा गया है, सुपर स्ट्रक्चर। ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है, आपका रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटी हो गया, कुछ भी हो गया जो ये अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट आपके समाज में एक समाज का एक नींव है, फाउंडेशन है। इनके हिसाब से समाज जो बना है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर बना हुआ है कि जिसकी पकड़ इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ज़्यादा होगी वही समाज के दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आजकल हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है सबका। आज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या जो कोचिंग ओनर्स हैं कितना ज़्यादा हमें लूटते हैं इन द नेम ऑफ हाई फीस, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ हाई फीस। क्यों, इसके पीछे की मानसिकता क्या है, इसके पीछे की मानसिकता है कैपिटलिस्ट मानसिकता, है ना, कैपिटलिज्म की सोच या हैव्स की मानसिकता कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अनरीजनेबल फ़ी स्ट्रक्चर भी क्या है, ये इसी का एक पार्ट है, क्योंकि हमारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है। देखो, हर बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग, ये अच्छी बात है। लेकिन जब प्रॉफिट मेकिंग एक क्या कहते हैं, एक आपको लूटे, आपको एक्सप्लॉइट करे, आपकी सोसाइटल लेवल पे आपको एक्सप्लॉइट करे, आपके रिसोर्सेज छीन ले, देन दिस इज़ नॉट कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग, दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट गुड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप रिलीजन में देखो, रिलीजन आपने समझा पहले कि एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन कैसा हो चुका है, प्राइवेटाइज हो चुका है। तो मैं जो आपसे कह रही थी आपको समझ आया कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है वो किनके द्वारा कंट्रोल्ड है, जो वहाँ की फ़ीस को या वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, है ना। तो इन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंट्रोल कर रखा है, इसीलिए इन्होंने आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कंट्रोल कर रखा है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है वीआईपी दर्शन का, है ना, वीआईपी दर्शन का। जब भी आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में देखोगे, बड़े बड़े मंदिर में, आपने कभी अंबानी को लाइन में लगा देखा है? सीरियसली कभी नहीं देखा होगा। पर हम जैसे लोग जो हैं वो लाइन में लगते, हमारा वेट करते, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक बेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। तो जिसका कंट्रोल होगा यहाँ पे, अगर अंबानी का इकोनॉमिक बेस पे कंट्रोल है तो समाज के सुपर स्ट्रक्चर पे, उसमें से एक रिलीजन है, उसमें भी उसका कंट्रोल होगा और उन्हें प्रिविलेजेस या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी, जैसे कि वीआईपी दर्शन हो गया, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, नहीं तो बाकी के सुपर स्ट्रक्चर्स पे भी उन लोगों का कंट्रोल है जिनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है। समझ गए आप इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब कार्ल मार्क्स के स्पेसिफिक टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। फिर एक बार देख लो पॉलिटी में भी क्या है कि आपने देखा है कि पॉलिटिशियंस के पास कितना सारा पैसा है, वो भी सारा करप्शन का पैसा है, खुद का नहीं है। तो ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनका भी तो समाज के हर एक सुपर स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है ना। सुपर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इकोनॉमी के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे कैप्चर करना, ठीक है, दैट इज़ सुपर स्ट्रक्चर। और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली सुपर स्ट्रक्चर पे कंट्रोल कर लेंगे। इनको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, कितने प्रिविलेजेस मिलते हैं पॉलिटिशियंस को, क्यों? क्योंकि इनके पास भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। समाज के जो रिसोर्सेज है, कभी किसी गरीब नेता को देखा है सीरियसली, MP MLA किसी को भी कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो वो जो बनते हैं वो एक्चुअली में उन सबके पास पैसा होता है ना, सबको पता है। ऐसी करप्शन इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। अब देखो, जब
आपका जो हैव नॉट क्लास है, अब देखो ये कितना परेशान ग्रुप है, ना ही इसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, एक तो इसके साथ सोशल इनइक्वालिटी एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, इकोनॉमिक बेस पे इसका कुछ कंट्रोल नहीं है, इसका सुपर स्ट्रक्चर पे कंट्रोल नहीं है, इवन ये जो प्रोडक्ट बना रहा है या ये जो लेबर कर रहा है, ये जो मेहनत करता है फैक्ट्री में, उसके ऊपर भी इसका कंट्रोल नहीं है। कैसे? पुराने वाले टाइम में क्या होता था आपका मेडिवियल पीरियड, एंशियंट पीरियड में, कि वहाँ पे जो आर्टिशंस होते थे जब वो अपने हैंडीक्राफ्ट को या अपने प्रोडक्ट को बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, तो उसमें उनकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होती थी। सबके एक स्पेसिफिक डिज़ाइंस होते थे, सब अपनी मर्ज़ी से बनाते थे, उसमें उनकी क्रिएटिविटी या हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन आज के कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि आज आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो कौन डिसाइड करता है? कैपिटलिस्ट क्लास डिसाइड करता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास डिसाइड करता है उस प्रोडक्ट के क्या डिज़ाइंस होंगे, उस प्रोडक्ट में कितना जो है चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसका कलर क्या होगा, हर छोटी से छोटी स्पेसिफिक डिटेल्स इज़ डिसाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हैव नॉट क्लास है या फिर कैपिटलिज्म में ये जो प्रोलेटेरिएट क्लास या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इनकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती खुद के ही द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पे। समझ रहे हो? तो ये क्या होते हैं, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावरलेसनेस की फीलिंग आ जाती है इनमें। क्यों? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक बेस पे कंट्रोल नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर पे कंट्रोल नहीं है, ना ही लेबर पे कंट्रोल है, ना ही खुद के बनाए प्रोडक्ट पे कंट्रोल है। तो इनको एक फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस आ जाती है, एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आ जाती है कि हम समाज ने हमें एकदम अलग कर दिया है। ओके, इसी फीलिंग को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है अपने टर्म्स में? एलियनेशन, कि हम जो है एलियंस है। एलियंस का मतलब वी डोंट बिलोंग टू दिस सोसाइटी, हम इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर आप सोसाइटी का हिस्सा हो तो आपको भी प्रिविलेजेस मिलने चाहिए सोसाइटी के रिसोर्सेज पे। ठीक है, तो ये फीलिंग को क्या कहा है कार्ल मार्क्स ने? एलियनेशन कहा है। ठीक है, अब जब एलियनेशन की फीलिंग आ जाएगी, आपको एकदम अकेला फील होने लगेगा, पावरलेसनेस की फीलिंग आएगी, तो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग की डेफिनेशन में, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि अब जो हैव और हैव नॉट क्लास है उनके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसे क्या कहते हैं? क्लास कन्फ्लिक्ट। दोनों क्लास में, कौन से क्लास में? हैव क्लास में और हैव नॉट क्लास में कन्फ्लिक्ट होगा, जिसे क्या कहा गया है? क्लास कन्फ्लिक्ट होगा। दोनों क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट होंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कौन से क्लास है? हैव या हैव नॉट। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हैव कौन है? बूर्जवा। और हैव नॉट क्लास कौन है? प्रोलिटेरिएट क्लास या फिर फैक्ट्री वर्कर्स क्लास। ठीक है, अब आपके कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि अब जब ये क्लास कन्फ्लिक्ट की फीलिंग आ जाती है, क्लास कन्फ्लिक्ट होने लगता है, तब समाज में चेंज आएगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आज तक जो पूरे समाज में जो चेंज होता आया है उसका रीज़न क्या है? क्लास स्ट्रगल। कि समाज में सारी क्लासेस जो हैं, हर समाज में वो उसने स्ट्रगल ही किया है एक दूसरे के साथ। जैसे कि आप रिकॉल करो फ्रेंच रेवोल्यूशन को। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपर क्लास में कौन था? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। और यहाँ पे लोअर क्लास कौन थे? कॉमनर्स। सारे रिसोर्सेज इनके पास थे, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो क्लास स्ट्रगल था ना, दोनों क्लासेस के बीच में स्ट्रगल तो था ही। फिर अल्टीमेटली ये कॉमनर्स क्लास ने क्लर्जी और नोबिलिटी को उठा के फेंक दिया। किसके थ्रू? फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू, है ना। तो कार्ल मार्क्स इसी तरीके से कहते हैं कि समाज में चेंज तो आएगा, लेकिन वो क्लास स्ट्रगल की वजह से चेंज आता है। उसी को क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट या लड़ाइयाँ या मतभेद। और कार्ल मार्क्स ने उस चेंज को क्या बोला है? चेंज थ्रू क्लास स्ट्रगल को
क्या टर्म दिया है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का क्या मतलब है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, मतलब जो भी समाज में चेंजेस आए हैं, उसका बेसिस क्या है? मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब रिसोर्सेस, है ना, वेल्थ, ये फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। चेंजेस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर से आप अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करो। आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोसाइटी कैसी थी? फ्यूडल सोसाइटी थी। वहाँ पे जो लैंड का कंट्रोल था क्लर्जी और नोबल्स के पास था, लेकिन क्लास स्ट्रगल हुआ। कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, और जो है फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। तो हिस्ट्री में कैसे चेंज आ रहा है? हिस्टोरिकली कैसे चेंज आ रहा है? समाज में कैसे चेंज आ रहा है? मटेरियल या वेल्थ या रिसोर्स के फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जब सोशल चेंज आएगा तो उसका रीज़न क्या है? क्लास स्ट्रगल। लेकिन समाज में जब क्लास स्ट्रगल हो जाएगा और समाज में जो बदलाव आएगा, तो बदलाव आने के बाद सोसाइटी कैसे बनेगी? कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आपके कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि समाज में कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी नई सोसाइटी आएगी? आज क्या है आपका? कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहेंगे कि अब कौन सी सोसाइटी आएगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी। वो कैसे आती है? प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन से, मतलब हैव नॉट्स जो है वो एक क्रांति करेंगे, किसके खिलाफ? हैव्स के खिलाफ, और उनको जो है ख़त्म कर देंगे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में कॉमनर्स ने क्लर्जी और नोबल्स या स्टेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, तो इसी तरीके से प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा। समाज का जो लोअर क्लास है वो एक क्रांति करेगा तो सोशल चेंज आएगा, ठीक है। और सोशल चेंज आएगा तो नई सोसाइटी आएगी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म कर देगी। और समाज में कौन सा सिस्टम आएगा आपका? कम्युनिज़्म आएगा। अब ये कम्युनिज़्म क्या है? कम्युनिज़्म कैसी सोसाइटी होगी जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन के बाद आएगी? ये सोसाइटी ऐसी है जिसमें किसी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी में किसी भी तरीके की क्लास नहीं होगी। दिस सोसाइटी विल बी क्लासलेस सोसाइटी। और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होंगे समाज के, वहाँ पे कॉमन ओनरशिप होगा। ये सिर्फ समाज के जो रिसोर्सेज हैं वो हैव्स के पास नहीं होंगे, क्योंकि अब समाज में किसी तरीके की क्लास ही नहीं होगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी में किसी तरीके की क्लास नहीं होगी, क्लास सिस्टम नहीं होगा। तो समाज के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए होंगे, कॉमन ओनरशिप होगी, ठीक है। तो जो मार्क्सिज्म या कन्फ्लिक्टिज्म थ्योरी है उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है? देखो, नक्सलिज्म का इशू चल रहा है अभी भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सल्स जो है वो मारे जा रहे हैं। तो नक्सलिज्म का प्रॉब्लम क्यों है? ये भी तो किस वजह से प्रॉब्लम है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। इनके पास काफ़ी पॉवर्टी है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हथियार तो उठाएंगे ही। और लैंडलेसनेस है, लैंड के ऊपर भी किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है। फिर आपका है ट्राइबल्स और मेन स्ट्रीम सोसाइटी। देखो, ट्राइबल्स जो है हमारे, और उनका जो है हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। कैसे? कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज या इकोनॉमिक पावर ट्राइबल्स के पास भी नहीं है। उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है सबसे पहले, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होती तो उनकी ज़मीन ले लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, उनका जो लिवलीहुड का सोर्स है वो छीन लिया जाता है, और फिर वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं सोसाइटी में। अपने आप को बहुत ही पावरलेसनेस उनको फील होने लगता है, जिसको कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? एलियनेशन कहते हैं। फिर मैन एंड वुमेन के बीच में भी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मैन जो है, आप देखो, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है एज़ कम्पेयर टू द वुमेन पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी। जेंडर पे गैप, मैंने आपको बताया था कि इक्वल वर्क के लिए अनइक्वल अमाउंट पे किया जाता है। मैन को ज़्यादा पे किया जाता है, वुमेन को कम पेमेंट मिलती है सेम वर्क के लिए, ठीक है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वर्क प्लेस पे भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के साथ। लिमिटेड एजुकेशन है, तो एजुकेशन
एज अ रिसोर्स भी वुमेन के पास कम उपलब्ध है, ठीक है। इसी तरीके से डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज का। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जीडीपी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास नहीं है। फिर आप देखो लेबर मूवमेंट्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, ये सब क्या है, ये क्लास स्ट्रगल, क्लास कन्फ्लिक्ट का ही तो एग्जाम्पल है। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट आया, मिनिमम वेजेस एक्ट आए, जिसमें बोला गया कि हम आपको जो है रेगुलर वर्किंग आवर्स फिक्स करेंगे, आपको लिविंग फैक्ट्री में एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट्स देंगे, हॉलीडेज़ देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका एक क्लास स्ट्रगल, क्लास कन्फ्लिक्ट का ही एग्जाम्पल है कि ये मूवमेंट्स होते हैं हैव क्लास के खिलाफ बाय द हैव नॉट्स, ओके। तो हम ये देख लेते हैं कि मार्क्सिज्म क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी सोशियोलॉजी में। मार्क्सिज्म का ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। इन्होंने बताया कि समाज में इनइक्वालिटी है और पावर स्ट्रगल्स है। पावर स्ट्रगल्स किस वजह से है, क्योंकि समाज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि समाज जो है वो सोसाइटी जो है, सोसाइटी में चेंज जो है या हिस्टोरिकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से है, मटेरियलिस्टिक फोर्सेस की वजह से, इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है। फिर मार्क्सिज्म ने नए नए कॉन्सेप्ट्स दिए एलियनेशन के, मैंने आपको बताया, क्लास स्ट्रगल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास कॉन्शियसनेस। इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे मार्क्स के चैप्टर में, ओके। और इस थ्योरी की कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है आपका, कि देखो मार्क्स जो है इसको कहा गया है कि ही इज़ अ इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, कि इनको लगता है कि सोसाइटी में ना हर चीज़ इकोनॉमिक बेसिस पे है, रिसोर्सेज के ही डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं देखा कि समाज में इनइक्वालिटी का कारण इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन बाकी कारण भी है। सोशल स्टेटस भी लोगों के कमज़ोर है, पॉलिटिकल स्टेटस भी कमज़ोर है ना। अगर सोशल स्टेटस कमज़ोर होगा तो इनइक्वालिटी तो आएगी ही, है ना। और अगर पॉलिटिकल स्टेटस, अगर मेरे पास पॉलिटिकल पावर होगी ही नहीं तो भी मेरे साथ एक तरीके से इनइक्वल बिहेव किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलती है, अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, ठीक है। तो वो तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। और आपका सोशल स्टेटस जो है फीमेल का, घरों में फीमेल की सोशल स्टेटस इतनी अच्छी नहीं है आज भी इंडियन सोसाइटी में। पॉलिटिकल स्टेटस भी इतना अच्छा नहीं है, उनको जो है पॉलिटिकल पावर नहीं दी गई है, तो इनइक्वालिटी तो ऑब्वियसली आएगी। ये क्या है, नियो मार्क्सिज्म में। नियो मार्क्सिस्ट कौन होते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि हाँ इनइक्वालिटी का कारण इकोनॉमी तो है लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी है, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो ये मार्क्सिज्म को तो फॉलो करते हैं, बट दे आर कॉल्ड नियो मार्क्सिस्ट, क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव में इकोनॉमी के साथ सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी जुड़ जाता है। उसके बाद मार्क्सिज्म की क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने कन्फ्लिक्ट पे, समाज में बुराइयों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, कि समाज में मतभेद ज़्यादा है, लोगों के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। इन्होंने ये नहीं देखा कि इनइक्वालिटी की वजह से हमेशा कन्फ्लिक्ट नहीं होता, हमेशा जो है समाज में प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई ऐसा कुछ रेवोल्यूशन नहीं होने वाला है, क्रांति नहीं होगी, ठीक है। इसको आप डिबेट से, डिस्कशन से, कॉम्प्रोमाइज़ से भी ठीक कर सकते हो। समाज में जो इनइक्वालिटी है, जैसे पेट्रियार्कल बार्गेनिंग, पेट्रियार्कल बार्गेनिंग का मतलब होता है कि जैसे मेन है और वुमेन है। अब वुमेन जो है ऑफ कोर्स उसके पास पावर कम है, लेकिन वुमेन जो है क्या करती है, अपनी इनइक्वालिटीज़ को, इनइक्वल पोजीशन को ठीक करने के लिए वो क्या कहेगी मेन से कि मैं एक तरीके से हाउस होल्ड वर्क देखती हूँ, ठीक है, मान लो। और वहाँ पे उसको कुछ ऑटोनॉमी मिल जाती है, वहाँ पे उसको कुछ पावर मिल जाती है कि उसे घर देखना है, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसका इंस्ट्रूमेंटल रोल हो जाता है ना। तो उसने क्या किया, कुछ पावर्स तो ले लिए, ठीक है, बट उसने पावर्स जो है कैसे लिए, बार्गेन करके, पेट्रियार्क से या मैन से, ठीक है। तो मैन ने कहा कि ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं ब्रेड विनर बन जाता हूँ, मैं जो है कमा के लाता हूँ और तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरी करता हूँ, ठीक है। तो मैन ने क्या किया, फाइनेंसेस
पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से वुमेन मेन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई। तो ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ है एक तरीके से। ओके इन्होंने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, थोड़ी सी पावर वुमेन को भी मिल गई, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस वुमेन पे को भी मिल गई घरों के अंदर, ठीक है। वहाँ पे वो घर में थोड़ा बहुत डिसीजंस लेने लग गई, नॉट मेजर डिसीजंस, ठीक है। तो क्या है, पेट्रियार्कल बार्गेनिंग है कि इनइक्वालिटी को जो है ख़त्म किया जा रहा है बाय कॉम्प्रोमाइज़ ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि कोई रेवोल्यूशन या कन्फ्लिक्ट ही होगा, लड़ाई ही होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है कि मार्क्सिज्म की थ्योरी को कहा गया है यूटोपियन रेवोल्यूशन, कि ये रेवोल्यूशन जो है, इन मार्क्स ने जो कहा है ये शायद कभी होगी ही नहीं। मार्क्स ने क्या कहा था कि प्रोलिटेरियट रेवोल्यूशन होगी, समाज में जो प्रोलिटेरियट क्लास है या हैव नॉट क्लास है वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन करेगा, एक क्रांति करेगा, किसके खिलाफ, हैव क्लास के खिलाफ, ठीक है। लेकिन आप किसी भी कम्युनिस्ट सोसाइटी को देख लो, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है, ठीक है, वो एक तो प्योरली कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कैपिटलिज्म की एंट्री हो चुकी है। दे आर नॉट प्योरली कम्युनिस्ट, कैपिटलिज्म की एंट्री हो चुकी है। रिसोर्सेज जो हैं वो अब भी एक समाज के स्पेसिफिक क्लास के कंट्रोल में है। ओके तो ये रेवोल्यूशन जो है ये कभी होता ही नहीं है, क्योंकि प्योर कम्युनिज्म आता ही नहीं है। दूसरी बात, लेबर के जो डिमांड्स है, एक तो ये प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन हो क्यों नहीं रहा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है, कि लेबर के डिमांड जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में सुने जाते हैं, ठीक है। लेबर के जो डिमांड्स है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसकी देखरेख आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में की जाती है। बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट बना, मिनिमम वेजेस एक्ट बना, या ट्रेड यूनियंस बने, कि जब भी इनके साथ इनको अपनी कोई भी डिमांड जो है अगर प्रेजेंट करनी है गवर्नमेंट को, या अपना एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताता है, तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, ट्रेड यूनियंस जिसको कहते हैं। फैक्ट्रीज़ एक्ट आया, मिनिमम वेजेस एक्ट आया, कि इतना पैसा तो मिलेगा ही, एक मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए, वो डिफ़ाइन किया गया। फैक्ट्रीज़ की कंडीशंस को अच्छा किया गया, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन को अच्छा किया गया, लाइट वगैरह लगाई गई, वेंटिलेशन लगाया गया, प्रॉपर वहाँ पे रूम्स प्रोवाइड किए गए जहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझे इस चीज़ को कि लेबर की डिमांड्स डेमोक्रेटिक सिस्टम में सुनी जाती है, इसीलिए रेवोल्यूशन जो है वो यूटोपियन है, आज तक कभी हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छे से समझ आई हो। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी के जो ये इम्पोर्टेंट हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि ये 3 जो है ये बहुत बड़े हैं और ये मेन है। और यूनिट 4 में जो स्टार्टिंग के थिंकर्स हैं ना, वो इन्हीं तीनों थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तो इनको डीप में समझना ज़रूरी था। बाकी ये छोटे छोटे हैं, इनको मैं आपको पार्ट 2 में करवाती हूँ। तो आई होप आपको आज की क्लास में अच्छी से चीज़ें समझ आई हों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और आपको अगर ये एफ़र्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं आगे और अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और प्लीज़ ये थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस हुआ है वीडियो में जो अभी हो रहा है, प्लीज़ इसको अवॉइड करना, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो अभी लोग ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं। ओके तो हैव अ गुड डे and study well and thank you.